कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दे। रहीम जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो बारिश की बूंदें एक जैसी होती हैं, लेकिन जब वो केले के साथ मिलती हैं तो कपूर बन जाती हैं, सीप के साथ मोती बन जाती हैं, और वहीं जब वो सर्प के मुख में जाती हैं तो विष बन जाती हैं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दें। अर्थात ये कि मनुष्य जिस प्रकार की संगत में रहता है उसी प्रकार के व्यवहार को वह सीख जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कैसे हैं, रहीम जी का ये दोहा कहता है कि महत्वपूर्ण यह है कि आप किस प्रकार के व्यक्तियों, किस प्रकार के लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका उठना बैठना होता है या फिर किस प्रकार के मित्र आप बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एग्जाम बाय द ऑफिस एकेडमी और मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए यूपी टेट के लिए हिंदी की विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। रोज शाम को 5 बजे क्लास होती है और आप सभी जुड़ते हैं। एक बार पुनः आज भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र की शुरुआत करेंगे एक शानदार प्रश्न के साथ, और पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पंकज में कौन सा समास है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंकज में कौन सा समास है। कर्णधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। यहाँ डी ऑप्शन में आप लोग द्वंद्व समास कर लीजिएगा। डी ऑप्शन में आपसे क्या पूछा कि द्वंद्व समास पूछा गया, 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि पंकज में कौन सा समास है। ठीक है, क्या दिया गया, पंकज में कौन सा समास है, आपको यह बताना है। आप सभी को हम लगातार बता रहे हैं कि हमारी जो पेड कक्षाएं हैं, 2 रुपए वाले बैच की जो पेड कक्षाएं हैं, वो कल से यानी कि 30 अक्टूबर से आप सभी को देखने को मिलने लग जाएंगे। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, कल से आपको ये कक्षाएं हमारी ऐप पर मिलने लग जाएंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो पहला प्रश्न है कि पंकज में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है। हम समास के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि समास कहा किसको जाता है। देखिए, जब समास के विषय में बात किया जाएगा तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप। क्या होता है, समास के शाब्दिक अर्थ को हम कहते हैं संक्षेप। आखिर हम संक्षेप करते किसका है, तो संक्षेप करने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक पद होते हैं हमारे पास, और इन दोनों पदों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संक्षेप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संक्षेप का मतलब है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक नया पद बनाना, एक नया पद बनाना, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका समास कहलाता है। जहां तक समास के भेद के विषय में बात करें तो आप सब देख पा रहे हैं, कर्णधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। एक समास होता है और है इसके अतिरिक्त, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और एक और समास होता है जिसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। आप इस बात पे भी गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, यानी कि जो यूपी टेट की परीक्षा होती है, वह यूपी टेट की परीक्षा जो है वह तथ्यात्मक प्रकार से ज्यादा होती है। यानी कि इसमें आपसे सामान्यतः क्या पूछा जाता है, इसमें सामान्यतः आप सभी से तथ्य पूछे जाते हैं। जब बात तथ्यों की आती है तो फिर यहां इस बात पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि प्रश्न पूछेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि वह एक परिभाषा देगा और परिभाषा में लिखा होगा कि 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके एक नया पद बनाना, आखिर ये क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके हम कोई नया पद बनाएंगे तो हमेशा ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका समास कहलाएगा। अगला प्रश्न हो सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद हो सकते हैं। तो जब यूपी टेट की परीक्षा में हम बैठ रहे हैं तो हम ध्यान देंगे कि समास के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। कर्णधारय दिया गया, द्विगु दिया गया, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। इसमें और विकल्प आप जोड़ सकते हैं, एक जोड़ लीजिए, आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, एक आपका अव्ययी भाव, और एक विकल्प और जोड़ लीजिए जिसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। यही आपको 6 भेद देखने को मिलता है समास के अंतर्गत। समझने का प्रयास करते हैं कर्णधारय समास में क्या होता है। जब बात कर्णधारय समास की आएगी तो ध्यान रखिएगा, 2 पद होंगे, 2 पद होंगे और एक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया होगा, एक विशेष के तौर पर। यानी कि दोनों पदों में अगर विशेषण और विशेष का संबंध है तो यही आपका क्या बन जाता है, कर्मधारय बन जाता है। ध्यान रखेंगे कि कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विशेषण
विशेष्य का संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि भाई विशेषण किसको कहते हैं, तो आपको ये पता है विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी वही आपका क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, हमने कहा महाकवि, हमने एक उदाहरण लिया महाकवि और प्रश्न पूछा गया कि महाकवि में कौन सा समास है, तब आपका उत्तर होगा कि भाई महाकवि जो है इसमें हमें समास पहचानने के लिए पहले इसका विग्रह करना पड़ेगा। कैसे विग्रह करेंगे? विग्रह करेंगे महान है जो कवि, क्या विग्रह करेंगे? महान है जो कवि, इसका मतलब कवि जो है वह विशेष हुआ और उसकी महानता क्या है, विशेषण के तौर पर है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, महाकवि में आपका कर्णधारय समास हो जाएगा। जहां तक द्विगु समास की बात किया जाए तो द्विगु समास हम उस समास को कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। जिसका प्रथम पद कैसा होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी कि संख्या को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे कह दिया त्रिभुज, क्या कह दिया गया, त्रिभुज, तो आप कहेंगे त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं का समाहार, और यह क्या बन जाएगा, आपका त्रिभुज बन जाएगा। रही बात पंकज की, तो पंक और जा, जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो पंक का मतलब होता है कीचड़ होता है, पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़ होता है, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाला। इस प्रकार से जब आप विग्रह करेंगे पंकज का तो इसका विग्रह बनेगा कीचड़ में जन्म लेने वाला। क्या हो जाएगा, कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला इसका विग्रह हो जाएगा। और समास इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे बहुव्रीहि समास बनता है इस पर गौर कीजिए जरा। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जब दोनों पद अप्रधान हो जाएं, दोनों पद क्या हो जाए, दोनों पद अप्रधान हो जाए, यानी कि ना पहला पद महत्वपूर्ण रह जाए ना ही दूसरा पद महत्वपूर्ण रह जाए, इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा या अन्य पद जब प्रधान होता है तो वहां पर आपका समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक पद था पंक और दूसरा पद था जा, पंक का अर्थ हुआ कीचड़ और जा का अर्थ हुआ जन्म लेने वाला, लेकिन ये दोनों पद नहीं प्रधान हुए। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारा एक नया पद बन गया। हमने कहा कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन सा, अर्थात हम कमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कमल की बात कर रहे हैं। तो जब कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो जाए, जब भी कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो जाए तो समास क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाए। अन्य या तीसरा पद प्रधान अगर ऐसा होता है तो आपका समास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहां तक द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रखा है कि कभी आपसे पूछेगा कि दोनों पद प्रधान होने पर कौन सा समास होता है, और कभी आपसे पूछेगा कि दोनों पद अप्रधान होने पर कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कह दिया गया माता पिता, तो माता पिता दोनों प्रधान हैं, यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जो होता है साथी, इसका जो प्रथम पद होता है वह आपका अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, या यूं कह लें उपसर्ग होता है। ठीक है ना, इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है, क्योंकि अव्यय जो है वह उपसर्ग प्रयोग किया गया रहता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास की विशेषता यह है कि इसमें हम क्या करते हैं, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह प्राप्त होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह यहां पर प्राप्त होता है। तो साथ ही ये पूरा का पूरा समास है। हमने आपको केवल और केवल 3 से 4 मिनट में पूरे के पूरे समास के विषय में बता दिया कि 6 प्रकार के समास और कैसे हम उनको पहचानेंगे। अव्ययी भाव समास के उदाहरण के विषय में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण होता है उसे आप कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि प्रतिदिन, क्या कह दिया, प्रतिदिन, तो प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है, और यह अव्ययी भाव समास बन जाएगा। तत्पुरुष में जैसे उदाहरण पूछ लिया, हमने कहा राजपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार से तत्पुरुष समास का उदाहरण। बहरहाल पंकज में समास पूछा गया था तो हमने कहा पंकज में समास है वह आपका बहुव्रीहि समास है, और पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्लास पसंद आए तो आपको क्या करना, वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने अन्य साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना है, पहुंचाना है उन सभी लोगों तक जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी अच्छी क्लास की तलाश में हैं, तो उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए। हर एक प्रश्न की गहराई में जाकर
तह तक जाकर के हम उसका विश्लेषण करते हैं और सही उत्तर को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रश्न आप सब देख रहे हैं ये यूपी टेट की परीक्षा 2021 में 6 to 8 लेवल पर आप सभी से पूछे गए थे, यानी कि जो जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, वहां पर हिंदी के अंतर्गत 2021 में ये सारे प्रश्न आप सभी से पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, इसी के विषय में हमें आपको बात करनी है। कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन को कहते हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं, अल्प प्राण को कहते हैं, या फिर महाप्राण को कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसके विषय में? अयोगवाह के विषय में। अच्छा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि दो व्यंजन जब आपस में जुड़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दो व्यंजन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या होता है? जुड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। प्रश्न आएगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो बता दीजिएगा कि 4 संख्या है। कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञा और स्र। ये क्या है? ये आपके 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहा जाता है अयोगवाह? तो अयोगवाह का मतलब होता है भाई ऐसा जो स्वर वाली कंडीशन को तो पूरा करता है। जैसे स्वरों की विशेषता क्या होती है? स्वरों की विशेषता होती है कि इनका हम स्वतंत्र उच्चारण करते हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। तो जो जिसको हम अनुस्वार एवं विसर्ग कह रहे हैं, यह भी स्वर वाली कंडीशन को तो फुलफिल करता है, बावजूद इसके यह कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि ये काउंट नहीं होता है, गिना नहीं जाता है स्वरों में। तो इसके विषय में कहा जाता है कि जो साथ रहने के बाद भी ना गिना जाए, यानी कि जो साथ तो है लेकिन उसका योग नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? वही आपका अयोगवाह कहलाता है। और अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार का मतलब जिसको आप अंग कहते हैं, यही आपका क्या है? यही आपका अनुस्वार है। यह आपका क्या है? अनुस्वार है। और जिसको आप अह कहते हैं, यह आपका क्या है? यह आपका विसर्ग है। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? इन दोनों को ही अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को। फिर देखिए अल्प प्राण की बात किया जाए तो अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। किस आधार पर? ये जो वर्गीकरण किया गया है ये प्राणत्व के आधार पर है। कैसे है? प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला का ये विभाजन किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? जरा बताइए मुझे कि प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। क्लास में बने रहिए, पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लेकिन मुझे बताइए कि प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? अंकित यादव, जयप्रकाश, मौसमी, जूली, प्राची, सिंधु कुमारी और सहीना, मौसमी, आप सभी के कमेंट हमें दिख पा रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत है। क्लास पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन शाम को 5 बजे होती है। हम बात करते हैं हिंदी के विषय वस्तु की। एक एक प्रश्न की गहराई में जाकर हम उसका विश्लेषण करते हैं और प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आपसे पूछा प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखना प्राणत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियां हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक को अल्प प्राण कहते हैं और एक को हम महाप्राण कहते हैं। और रविंद्र, शिल्पा, कल्पना मिश्रा, संदीप, विवेक पांडे, आप सभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्चना देवी भी हमारे साथ हैं, जयप्रकाश, आप सभी के कमेंट भी हमें दिख रहे हैं। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार की हिंदी ध्वनियां होती हैं। एक को अल्प प्राण कहते हैं, एक को महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण हम उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, मेरे साथ नोट करते चलिएगा, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है 135 यानी कि 135। 135 का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वह आपका अल्प प्राण कहलाता है। 135 को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? 1, 3 और 5 आपको ध्यान रखना है। ये आपके अल्प प्राण होते हैं। कैसे? जरा समझिए, एक लाइन में लिख के बता देता हूं। जब कहते हैं क, ख, ग, घ और अंग, ये आप देख रहे हैं, ये क्या? ये आपका का वर्ग है। आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन ये आपके हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन है और इसमें आपका का वर्ग है।
का वर्ग का आप जानते हैं कि सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा अक्षर है। हमने कहा 1 3 5 यानी कि ये और ये तीनों आपके क्या कहलाएंगे, ये तीनों ही आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। कैसे अल्प प्राण है, तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं साथी तो आपके मुख से कम वायु निकलती है। ध्यान ये रखना है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। शेष 2 वर्ण आपको बचे हुए दिख रहे होंगे, यहां पर दूसरा और चौथा जो है ये क्या होता है, ये दोनों आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो जब आप उच्चारण करेंगे क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो जैसे आपने क कहा बहुत कम वायु निकली, खा कहा वायु ज्यादा निकली, गा का उच्चारण किया कम वायु निकली, घा का उच्चारण किया ज्यादा वायु निकली, और फिर अंगा का उच्चारण किया कम वायु निकली। तो अल्प प्राण हम उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 और साथ ही साथ सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। महाप्राण की बात किया जाए तो महाप्राण हम ऐसे ध्वनियों कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अधिक वायु निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ध्यान ये रखना कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है, यह आपका महाप्राण होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा, सुधारानी, अखिलेश कुमार, कल्पना मिश्रा, मौसमी, आप सबके कमेंट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा रहा था कि अयोगवाहक किसको कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है एक बार जरा आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ऐप वाली क्लासेस हमारी जो है यानी कि 2 रुपए का जो बैच आप सभी ने ज्वाइन किया है वो कक्षाएं आपकी कल से यानी कि 30 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। कब से शुरू हो रही, कल से शुरू हो रही है। 2 रुपए का हमारा बैच है, ये यूपी टेट का बैच है, केवल और केवल आप सभी को 2 रुपए में बैच दिया जा रहा है। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कल से क्लासेस लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड भी देखिए। थ्योरी क्लास सभी विषयों की होगी, A4 का नोट्स होगा, बोर्ड PDF होगा, 10 टेस्ट सीरीज होंगे और बैल्टी आपके एग्जाम तक रहेगी। चलिए बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथी 3 नंबर का, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यों मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस आपसे पूछा गया है। मैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सबके बीच में लेकर के आया हूं। कह रहे हैं कि एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यों मूर्छा खाए, इसमें आपसे रस पूछा गया है। जब तक आप लोग उत्तर करते हैं मैं बताता हूं कि रस की निष्पत्ति होती कैसे है। साथ ही सबसे पहले अगर रस के विषय में बात किया जाए तो रस का जो उल्लेख है ना, ये कहां मिलता है, ये भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलती है। रसों का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, तो ध्यान रखेंगे रसों का जो उल्लेख है भरत मुनि की रचना, क्या नाम उसका नाम है नाट्य शास्त्र। वहीं पर इसका उल्लेख मिलता है, कहां पर, नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस रचना का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। भरत मुनि ने क्या किया, भरत मुनि ने रस सूत्र प्रस्तुत करने का काम किया। क्या किया, रस सूत्र दिया, लेकिन उस रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं मिलता है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उल्लेख नहीं है किसका, तो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। प्रश्न यह है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, तो रस की निष्पत्ति जो होती है कहते हैं अस्थाई भाव होता है। यही अस्थाई भाव में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। 2 रुपए का बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन द ऑफिस एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए और हमारी पेड कक्षाओं के साथ जुड़ जाइए। हमने कहा स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब जुड़ करके क्या बनाते हैं, रस बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, कौन बताएगा। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि वो छात्र कौन है या छात्रा कौन है जो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है।
बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? सबसे पहले कौन बताएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? क्लास अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। द ऑफिस एकेडमी केवल और केवल 2 रुपए में आपको यूपी टेट का कंप्लीट बैच दे रहा है। प्राइमरी 1 to 5 लेवल का कंप्लीट बैच, जिसमें आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, आपको सीडीपी मिलेगी, मैथ मिलेगा, ईबीएस मिलेगी और संस्कृत की थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ आपको A4 साइज का पीडीएफ नोट्स भी वहां उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, तो हम इस प्रश्न पे बात कर रहे थे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल मिलाकर 8 है। ध्यान रखना है, भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 8 रस है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि जो शांत रस है ना, उसको रस नहीं मानते हैं, शांत रस को रस नहीं मानते। प्रश्न आएगा कि भरत मुनि किसे रस नहीं मानते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं। अब प्रश्न क्या था हमारा कि एक और अजगरहि लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यों मूर्छा खाए। ऐसे कवि कह रहे हैं कि एक तरफ से, जैसे मान लीजिए कि रास्ता है, रास्ते से कोई राहगीर जा रहा है, राहगीर कोई जा रहा है, एक तरफ से उसको कौन देख रहा है? लखने का मतलब होता है हमारे यहां देखना। लखन एक और अजगर लख, यानी कि उस व्यक्ति को, उस बटोही को एक तरफ से अजगर देख रहा है और दूसरी तरफ मृगराय जो है यह शेर का पर्यायवाची है। आप नोट कर लीजिएगा, मृगराय क्या, यह शेर का पर्यायवाची है। पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखेंगे मृगराय शेर का पर्यायवाची है। अब आप सोचिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए आपने देखा कि एक तरफ से आपके ऊपर अजगर निशाना लगा रहा है या घात लगा रही, आपको देख रहा, ताड़ रहा है, और दूसरी तरफ से मृगराय यानी कि शेर आपको दिख रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप परेशान होकर के बेहोश होकर गिर पड़े। यही लिखा गया इस पंक्ति में कि एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यों मूर्छा खाए। जब आप परेशान होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े, उसी समय पूछा गया कि आखिर इसमें रस कौन सा है। तो देखो, भयानक रस है। दी गई पंक्तियों में क्या है? भयानक रस। वास्तव में आपको क्या आ गया है? आपको भय आ गया है। और भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? भय होता है। वीर रस की विषय में बात किया जाए तो वीर रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे कहा गया कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार ना जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समन में डरता नहीं। यह बात किसने कही थी? बात अभिमन्यु ने कही थी। और यहां वीर रस का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। सावन बरसे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौने बिस्तर भीगत हुई हैं, राम लखन दो भाई। अगला जो है वो आपका रौद्र रस दिया गया। रौद्र रस का मतलब आप जानते हैं, जब किसी को क्रोध आता है, क्रोध आता है तो वहां पर क्या होता है? रौद्रस। क्रोध, रौद्रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये अर्जुन की बात कर रहे कि अर्जुन जब बहुत क्रोधित हो गए थे उस समय की ये पंक्तियां हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा? यहां पे रौद्र रस हो जाएगा। मैंने रसों के विषय में आपको बता दिया। दिए गए प्रश्न में आपके भयानक रस का प्रयोग किया गया है। ऐसे में 3 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं और ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि हमारा ये जो प्रश्न है कारक चिन्हों से लिया गया है। आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि विभक्ति क्या होता है, कारक क्या होता है। तो साथी, कारक का मतलब होता है कि जो क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित करे उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई ऐसा शब्द जो क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। अब बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, याद रखिएगा। संस्कृत वाले सब संस्कृत बताएंगे और हिंदी वाले क्या बताएंगे? हिंदी बताएंगे। तो प्रश्न है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? याद रखना कि हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक साहब, कौन कौन से 8 है? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां संप्रदान, कर्म, कर्ता और करण दिया गया है।
कुछ और की बात कर लेते हैं। एक यहां पर क्या हो जाएगा, एक यहां पे अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। थैंक यू। एक यहां पे क्या हो जाएगा, एक यहां पे आपका अपादान हो जाएगा। एक कारक यह भी है। अपादान के अतिरिक्त एक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई एक संबंध कारक होता है। एक क्या होता है, एक आपका संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। एक और बता दो भाई सब लोग, है ना, एक और बता दो, है ना, अधिकरण नहीं दिया गया, अधिकरण कर लेते हैं। यहां पर देखना पड़ता है कि 4 विकल्प में कौन, और एक आपका क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। पहले तो 8 कारक हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में कितने कारक है, तो आपको बताना 8 कारक। कौन कौन से 8 है, मैंने सबके नाम बता दिया है। संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। बस ध्यान ये रखना कि मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, क्योंकि विकल्प में भी सीक्वेंस में दिए नहीं गए थे, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब इनकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक को क्या कहते हैं, तो साथियों कारक को परसर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संप्रदान कारक जो होता है, इसके लिए हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, को या फिर के लिए, दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है, दान किया जा रहा है, तो वहां पे संप्रदान कारक आपका प्रयोग में आ गया। ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ दिया जाएगा या दान किया जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे के लिए खिलौना खरीद रहे हैं, तो वहां भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जहां तक कर्म कारक की बात किया जाए, तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका को होता है। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका से होता है। पर से कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, साधन भूत होने की स्थिति में से का प्रयोग किया जाता है। साधन भूत की स्थिति में, यानी कि अगर साधन के तौर पर किसी चीज का प्रयोग किया गया तो करण का प्रयोग वहां होगा। जैसे कहा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो पेड़ काट रहा लेकिन किससे, कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी को एक साधन के तौर पर प्रयोग किया गया है, करण कारक हो जाएगा। कर्ता कारक का जो व्यक्ति चिन्ह होता है वो आपका ने होता है, कर्ता ने होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अपादान की बात कर लें, तो अपादान में भी आपको से देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा। संबंध में आपको का की के देखने को मिलता है, का की के, ना नी ने, रारी रे, क्योंकि जगह कम है तो मैंने केवल का की के लिखा है। बाकी संबंध में ना नी ने, अपना, अपनी, अपने, और रारी रे, मेरा, मेरी, मेरे, यह भी आपके संबंध कारक में ही आएंगे। अधिकरण की बात कर ले तो अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो में या पर होता है। क्या है, में या पर का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में हम हे अरे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हे अरे और भो का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अपादान में जो से होता है ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कौन से अर्थ में, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बस यहीं से आप अंतर कर सकते हैं कि से विभक्ति चिन्ह में किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। अब अगर यहां पर करण और अपादान दोनों विकल्प में दिया होता तब आपके लिए समस्या थी, क्योंकि करण ही दिया गया है तो तुरंत आप क्या लगा लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। क्लास समझ में आ रही तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिए आप सब लोग कि यस सर समझ में आ रहा है। एक बार बताएंगे, एक बार कमेंट करेंगे सब लोग। बताएं, क्लियर है सभी को। सीटेट पेपर 2 का बैच अभी लॉन्च नहीं किया गया, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें आपको बैच देखने को मिल जाएगा, परेशान नहीं हो आप, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें, आप सभी को बैच देखने को मिल जाएगा। चलो, विवेक पांडे और प्रिया, प्रियदर्शनी, अंकित, रूही और सतीश श्रीवास्तव, रंजना नरेश, अर्चना, पूजा, जयप्रकाश, मौसमी, सुधारानी, सीनम, अरे पता नहीं कैसे कैसे आप लोग नाम लिख करके आ रहे हैं ना। अब ये कोई आ गए, अखिलेश कुमार आ गए, बोका होगा हो क्या भाई, ये कमेंट कर हाई लेवल पढ़ाइए सर। अरे बोका होगा हो क्या, यूपी टेट का पेपर तुम्हारे सामने है और तुम कह रहे हो हाई लेवल का पढ़ाइए। जब यूपी टेट का पेपर ही तुमको दे दें तो इससे हाई लेवल क्या होगा। अब तुम्हें चाहिए 200 mg की दवा और खा लोगे 600 mg की दवा तो डाइजेस्ट नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। उतनी ही खाओ जितनी की पोटेंशियल है और जितनी की जरूरत आपको है। 200 mg की जरूरत तो 200 mg खाओ, 600 mg खाने की कोशिश मत करो, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में। तो यूपी टेट का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी लेवल की चीजें आपको दी जाएगी। और फिर मैं कहूँ कि 2021 का पेपर ही है तो इससे टफ लेवल क्या आप लेकर के आएंगे। आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। क्या किया, उसने नहाकर
भोजन किया। हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके थंबनेल पे लिखा है यूपी डेट का है, यूपी डेट का मैं कह रहा 2021 का पीवाईक्यू दिखा रहे हैं, फिर मेरे भाई कह रहे हैं कि सर टफ लेवल कराइए। कैसे करा देंगे भाई, है ना, नहीं करा सकते ना। मैं तो शिक्षक हूं, मैं प्रॉब्लम को डायग्नोस भी करता हूं, उसका रिमीडियल टीचिंग भी करता हूं, निदानात्मक परीक्षण भी करता हूं, उपचारात्मक शिक्षण भी करता हूं, तो मुझे दोनों चीजें पता है। तो अगर आपको 200 mg की जरूरत 200 mg ही देंगे, आपको हम 600 mg की दवा नहीं देंगे, नहीं तो वो इफेक्ट बैठ डालेगी। खैर, उसने नहाकर भोजन किया, निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है इस वाक्य में नहाकर? यानी कि पूरे वाक्य में ये जो नहाकर दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया का उदाहरण है। अच्छा, पहले हम क्रियाओं के विषय में समझ लेते हैं। जैसे दिया गया द्विकर्मक क्रिया दिया गया है, अगर किसी वाक्य में कर्म दो प्रयोग किया गया है, यानी कि दो कर्म का प्रयोग किया गया है, किसी वाक्य में दो कर्म का प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है, दो कर्म का प्रयोग किया गया है अगर किसी भी वाक्य में, तो क्रिया कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक कहलाएगी। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कि जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो वहां पर क्या होती, वहीं पर आपकी होती प्रेरणार्थक क्रिया होती। क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती। ठीक है। अगला देखो क्या पूर्वकालिक क्रिया दिया गया। देखो, एक क्रिया को कंप्लीट करके दूसरी क्रिया की जाए तो जो क्रिया पहले हुई है वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान समझिएगा, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हो, कितनी क्रियाएं, दो क्रियाएं, लेकिन एक क्रिया को संपन्न करके दूसरी क्रिया हो रही हो तो वही पूर्वकालिक कहलाती है। ध्यान दीजिए, उसने नहाकर भोजन किया, एक क्रिया है नहाना और एक क्या है, भोजन करना। दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन भोजन करने की क्रिया से पहले क्या हो रही है, नहाकर। पूछा क्या गया है, नहाकर को, तो नहाकर कैसी क्रिया हो जाएगी, यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सर बीए बीएड थर्ड ईयर चल रहा है, सीटेट का फॉर्म ऑब्वियसली आप डाल सकते हो मेरे भाई। अगर आपने एडमिशन केवल रखा है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरी चाय हो गई खत्म, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली क्या है। सूफी संतों की शैली क्या है, गजल शैली है, मसनवी शैली है, तर्जुमा शैली है या मरसिया शैली है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक प्रकार से करें। प्रश्न आपका यह है कि सूफी संतों की शैली कौन सी है। सूफी संतों की शैली क्या है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। क्या गजल शैली है, मसनवी शैली है, तर्जुमा है या फिर मरसिया है। हाँ, सूफी संतों की बात कर ले, सबसे पहले हम सूफी संतों की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप आदिकाल को पार करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप प्रवेश करते हैं और आदिकाल को जैसे ही आप पार करते हैं, आप भक्ति काल में आते हैं, तो भक्ति काल में आने के बाद आपको पता चलता है एक सूफी परंपरा आपको दिखाई पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। उसी के अंतर्गत एक परंपरा आती है जिसको हम सूफी काव्य परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सूफी काव्य परंपरा कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि सूफी काव्य परंपरा के जनक कौन है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का नाम याद रखिएगा। किसका नाम, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम याद रखिएगा। जायसी को सूफी काव्य परंपरा का जनक एक प्रकार से माना जाता है। किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य परंपरा का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। जिसमें इनके कई सारी रचनाएं रही, जैसे हम कहते हैं पद्मावत रही, इनकी रचना क्या रही, पद्मावत रही, पद्मावत। इनकी रचना रही अखरावट, क्या रही, अखरावट रही। और इनकी रचना रही आखिरी कलाम, क्या रही, आखिरी कलाम भी इनकी रचना रही। पर इसमें जो सबसे चर्चित रचना हम सभी जानते हैं कि पद्मावत है। यह क्या है, एक महाकाव्य। पद्मावत क्या है, महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं, तो 58 खंड हैं। कई बार प्रश्न आता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, पद्मावत की भाषा क्या, जरा कमेंट कर दीजिए एक बार सब लोग, तो मैं आपको जरा पद्मावत की बात बताता हूं, है ना। बताइए पद्मावत की भाषा क्या है।
ठीक है ना। पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा क्या, जरा कमेंट कर दीजिए। और आपको बताया कि पद्मावत के विषय में जब पूछा जाए तो इसमें राजा रतन सिंह और पद्मावती, रानी पद्मावती, इन दोनों के विषय में उल्लेख किया गया है। दो भागों में है, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। जो पूर्वार्ध वाला है उसमें आप देखेंगे कि राजा और रानी के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख है, और जो उत्तरार्ध वाला भाग है उसमें दोनों के विवाह के बाद का उल्लेख है। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पद्मावत की जो भाषा है वो क्या है, अवधी है। क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। पर यह है कि सूफी संतों की शैली क्या रही, तो इन लोगों ने जो काव्य लिखा, सूफी संतों ने जो काव्य लिखा वो मसनवी शैली में लिखा। क्या लिखा, मसनवी शैली में लिखा। मसनवी शैली का मतलब क्या है, मसनवी शैली का मतलब है कि पहले वो अपने आराध्य के विषय में परिचय देते हैं एक प्रकार से, और परिचय देने के बाद फिर आगे उसके बाद उनका वर्णन करते हैं गीत के माध्यम से। इसे ये मसनवी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, मसनवी शैली कहते हैं। तो हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प। पद्मावत महाकाव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला जो प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। एक आपको रचना दी गई है, रचना का नाम गुड़िया भीतर गुड़िया है, और इसके रचनाकार पूछा गया है। कहना प्रभा खेतान है, मैत्रेयी पुष्पा है, उषा प्रियंवदा है, या कृष्णा सोबती हैं। हाँ, बीएड वाले यूपी टेट देंगे, फर्स्ट पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। साथी सिंह शायद आपका नाम है, और आपने कमेंट किया है कि बीएड वाले भी यूपी टेट फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। नहीं, फर्स्ट पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। देने को आप दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि नई गाइडलाइन नहीं आ जाती। हालांकि ऐसी सुगबुगाहट है कि आने वाले दिनों में फिर से जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन इसके विषय में आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करता हूं, और मैं क्या, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आप 1 to 5 देने को दे सकते हैं, पर उसका कोई विशेष उपयोग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए। तो प्रश्न ये है कि गुड़िया भीतर गुड़िया, अब ये गुड़िया भीतर गुड़िया बेसिकली है क्या, ध्यान रखिएगा। ये एक रचना है, किस प्रकार की, आत्मकथा है। क्या है ये, आत्मकथा है। आत्मकथा किसे कहते हैं, ये हमने बीते दिनों आप सभी को बताया था। भाई आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। आत्मकथा का मतलब ये कि जब मैं अपने जीवन के विषय में स्वयं लिखता हूं, जब मैं अपने जीवन के विषय में स्वयं लिखता हूं तो वह आत्मकथा कहलाता है। और जीवनी का मतलब कि मेरे जीवन के विषय में कोई और लिखे तो वो क्या कहलाएगा, जीवनी कहलाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइव वॉचिंग की संख्या को 100 पहुंचाइए आज आप सभी लोग। तो आत्मकथा का मतलब होता है कि जब हम अपने जीवन के विषय में, लेखक अपने जीवन के विषय में स्वयं लिखता है। लेखक अपने जीवन के विषय में क्या करता है, स्वयं लिखता है, तो वह क्या कहलाता है, वह आपका लिखता है, तो वही आपका आत्मकथा कहलाता है। और जब जीवनी के विषय में बात करेगा तो जीवनी जो है लेखक के विषय में, लेखक के जीवन के विषय में, लेखक के जीवन के विषय में किसी अन्य के द्वारा लिखा जाए तो वह आपका क्या कहलाता है। अगर अन्य के द्वारा लिखा गया तो क्या कहलाएगा, जीवनी कहलाएगा। अब प्रश्न यहां पर है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है, तो गुड़िया भीतर गुड़िया जो है ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, मैत्रेयी पुष्पा की है। ऐसे में 7 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा का ये आत्मकथा है। क्लियर है सभी को। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेरे भाई जिनको सीटेट या यूपीटेट पेपर सेकंड देना है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि सीडीपी और आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, वो आपका समान होता है। अंतर जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 में, वो आपके या तो अंतर आता है एसएसटी और मैथ का, या फिर आपकी ईबीएस का अंतर आता है। तो हिंदी तो कोई भी पढ़ सकता है ना, चाहे आपका पेपर 1 है या पेपर 2, आप सभी पढ़ सकते हैं। इतनी तो आपकी समझ है ही है ना, इतनी समझ आप लोगों को तो है ही है। सीडीपी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इतनी समझ आपको यहाँ भी है। सीडीपी भी आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वहां आपका आना ही आना है। तो इसमें कोई अपच नहीं होगा, है ना। हमारे अवधि में कहते हैं कि खा लीजिए इसको, अपच नहीं होगा। तो हिंदी पढ़ लीजिए, चाहे पेपर 1 आपका या पेपर 2, अपच नहीं होगा। ठीक है ना। कह रहे सो अजान एक सुजान के रचना का नाम,
100 अजान, 100 लिखा गया, हालांकि इसको 100 होना चाहिए था। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या? बाल मुकुंद गुप्त है, बालकृष्ण भट्ट है, सरदार पूर्ण सिंह है, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है? यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया। आइए बात कर लेते हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी के विषय में बात करें, इनका एक उपनाम है, इनका उपनाम प्रेमघन है। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है प्रेमघन। पूछा जाता है तो याद रखेंगे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका उपनाम है। सरदार पूर्ण सिंह जो है एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व के तौर पे जाने जाते हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इन्होंने अपनी रचनाएं की, साहित्यिक रचनाएं की हैं। सरदार पूर्ण सिंह की जहां तक बात की जाए, देखिए भाई, अभी मैंने चेक किया, आप लोगों ने सेशन को लाइक बहुत कम किया है भाई। जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इससे भी कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे प्रयास में अगर कहीं कमी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर प्रयास में कमी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सेशन को लाइक करें और आगे बढ़ाएं, यानी कि अपने अन्य सहपाठी मित्रों तक शेयर करें। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मेरी क्लास होती है, 5 बजे से 6 बजे तक हम जुड़ते हैं, ठीक है। तो 100 अजान एक सुजान जो है, ये बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है। किसकी है? पंडित बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऐसे में 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर का प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं हम? गोस्वामी तुलसीदास की बात कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वह वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? क्या राम घाट पर इनका निधन हुआ था, या फिर अस्सी घाट पे हुआ था, मणिकर्णिका घाट पे हुआ था, या फिर दशाश्वमेध घाट पर हुआ था? कौन से घाट पर इनका निधन हुआ था? आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास के विषय में बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जो है, जब इनका जन्म हुआ तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई इनका जो जन्म है वो किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो उपयुक्त नहीं होता है, और जन्म के समय इनके मुख में पूरे 32 के 32 दांत थे। इनके माता पिता ने क्या किया? अपशकुन के भय से इनको क्या किया? छोड़ दिया। बाद में इनका विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ। जब रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ तो उससे ये असीम प्रेम कर बैठे। एक बार इनकी पत्नी रत्नावली इनको बिना बताए अपने मायके चली गई और ये अपनी पत्नी का पीछा करते करते उनके मायके यानी अपने ससुराल पहुंच गए। जब रात के अंधेरे में ये अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के मायके पहुंचे तो इनकी पत्नी ने इनको धिक्कारते हुए कहा कि अस्थि चर्मम देह में तामे। शुरुआत से करते हैं। इनकी पत्नी ने इनको धिक्कारते हुए कहा कि लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ, यानी कि आपको शर्म नहीं आती है, मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए हो, है ना। लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, अस्थ चर्मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होए न तो भवित। जब इनको धक्का लगा इनकी पत्नी के द्वारा तो इन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और फिर ये राम की भक्ति करने में लग गए। आगे जाकर बहुत सारी रचनाएं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वरवय रामायण, रामलला, नाचू, बड़ी सारी रचनाएं की। उसी में से एक रचना रही रामचरितमानस, जो कि इनके जीवन को धन्य कर जाती है। रामचरितमानस इन्होंने लिखा, जो कि क्या एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है रामचरितमानस। बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनके निधन के विषय में पूछा गया है तो इनका निधन कहां हुआ था? इनका निधन जो हुआ था वो वाराणसी के 80 घाट पे हुआ था, संबत 1680, है ना। इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रचलित है, संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, है ना। यहीं से पता चलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। हालांकि इनकी मृत्यु को लेकर के विवाद भी है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, क्योंकि दोहा प्रचलित है तो उस आधार पर हम कहते हैं कि संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, यानी कि 1680 संबत 1680 में तुलसीदास ने वाराणसी के 80 घाट पर अपने शरीर को त्याग दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा कि वाराणसी के 80 घाट पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी कि इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था। बिल्कुल, जितने सफल पुरुष है आज के समय में जो आप देखेंगे, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे तुलसीदास की बात कर ले, या फिर कालिदास की बात कर ले, या फिर कुछ वर्तमान में भी आपको महापुरुष दिख जाएंगे जिनकी पत्नियों का उनके पीछे बड़ा योगदान है। तो आप स्त्री शक्ति को आप नकार नहीं सकते, दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
इनका अपना ही रोल होता है व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो तुलसीदास रहे हो, चाहे सूरदास रहे हो, कालिदास रहे हो, या वर्तमान समय में आप देख लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचनाकार कौन? एक रचना दी गई है, भक्तमाल दी गई है एक रचना, और भक्तमाल के रचनाकार के विषय में पूछा गया है। कह रहे विष्णुदास है, वैसे यहां विष्णुदत्त होना चाहिए था, केशवदास है, सुंदरदास है, या फिर नाभादास है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को करना है। बिल्कुल रागिनी वर्मा जी, आप पास करें। जी बिल्कुल अंतिमा जी, सही कह रही हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जो है ये रामाश्रयी शाखा के कवि हुआ करते थे, और रसखान जी ये आपके कृष्णाश्रयी शाखा के, यानी कि कृष्ण की भक्ति करते थे। वो कृष्ण की भक्ति करते थे, ये राम जी की भक्ति करते थे, तो रामाश्रयी शाखा के कवि में ये कंसिडर किए जाते हैं। भक्तमाल के रचनाकार पूछा गया, तो भक्तमाल के जो रचनाकार है ये कौन है? ये नाभादास हैं। नाभादास कौन थे? तो आप जानते हैं कि अष्टछाप कवियों की जब बात की जाती है तो उसमें इनका नाम आएगा, और इन्होंने, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी आप लोगों को दिख रही है। तो 10 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा, नाभादास। केशवदास के विषय में चर्चा की जाती है, केशवदास ने, केशवदास इनकी रचनाओं के विषय में पूछा जाए, इनकी रचनाओं के विषय में बताएं कि आप केशवदास की रचनाओं के विषय में क्या जानते हैं। केशवदास की रचनाओं के विषय में कमेंट कीजिएगा। इनकी रचना के विषय में आप सबको याद दिला दें, यूपी टेट का बैच हम केवल और केवल 2 रुपए में आप सभी को दे रहे हैं, केवल और केवल 2 रुपए में हम आप सभी को यूपी टेट का बैच दे रहे हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव छूट जाएगा, रिकॉर्डेड देखेंगे, सभी विषयों की थ्योरी क्लास आपको मिलेगी, A4 साइज का नोट्स मिलेगा, बोर्ड PDF, 10 टेस्ट सीरीज और बैल्टी भी आपको एग्जाम तक दी जा रही है। अभी हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को आप इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए। आइए अगले प्रश्न की बात करते, कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? आपसे ये पूछा जाए, 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे पास उग आए। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध दिया गया है, बताइए। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे पास उग आए हैं, और गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। आपको बता रहे चारों विकल्पों में से कि कौन सा आपका शुद्ध। सीडीपी क्लास रात को 9 बजे होगी, सीडीपी की जो क्लास है ये रात को 9 बजे यानी कि 9 PM पर होती है। कितने बजे? 9 PM पे क्लास होगी। आप सब शशि सर के साथ ये क्लास देखेंगे, शशि सर के साथ इस क्लास को आप देखेंगे 9 PM पर। आज भी आपको एक क्लास देखने को मिलेगी रात्रि 9 बजे, ठीक है। कुछ साथी कह रहे हैं सर ए विकल्प दिया गया है, शुद्ध दिया, बहुत बढ़िया। सतीश श्रीवास्तव जी, रसिक प्रिया, चंद्रप्रिया, कनुप्रिया, कनुप्रिया तो धर्मवीर भारती का हो जाएगा, रसिक प्रिया, चंद्रप्रिया, इस प्रकार की रचनाएं जो हैं। प्रश्न ये था कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, या परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर सी विकल्प होगा, कुछ कह रहे हैं ए। अब देखो मैं बता देता हूं सी क्यों नहीं होगा। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों आपका बहुवचन दिया गया और कोयल एक वचन में दिया गया है, इस वजह से इन दोनों का कंट्राडिक्शन हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपका ए वाला दिया गया कि गलियों को चौड़ा करना क्या है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही आपका शुद्ध है। ऐसे में 11 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या करना था आपको? ए विकल्प करना था। अगले प्रश्न की बात करेंगे साथी। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, आपको यह बताना है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, या फिर दीर्घ स्वर संधि है, बताइए। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सबसे पहले देखिए संधि का शाब्दिक होता है मेल या जोड़ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। किसका मेल या जोड़? तो कहते हैं दो समीपवर्ती वर्णों का, ठीक है ना। किसका मेल होगा? दो समीपवर्ती वर्णों का जब मेल होता है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, तो वहीं पर क्या होता है? वहीं पर आपका संधि बनता है,
ठीक है ना, क्या बनता है, संधि बनता है। प्रश्न पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक आपका स्वर संधि होता है, एक आपका व्यंजन संधि होता है और एक आपका विसर्ग संधि होता है। ठीक है ना, स्वर संधि कब बनता है, जब स्वर का मेल स्वर से हो जाए तो स्वर संधि होता है। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए तो वहां पर आपका क्या होता है, व्यंजन का मेल किससे हो जाए, स्वर या फिर व्यंजन से हो जाए तो वहां आपका व्यंजन संधि। और अगर दोनों के मेल में विसर्ग का प्रयोग हो जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाता है। अब कह रहे गुण संधि एक विकल्प में दिया गया है, तो गुण संधि की पहचान क्या होती, ए ओ की मात्रा अगर आपको कहीं दिख जाए तो वह आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे हमने कहा गणेश, गणेश कहा या फिर महोदय कहा, ये दोनों क्या, ये दोनों आपके गुण संधि के उदाहरण है। वृद्धि कब होता है, अगर आपको अ औ की मात्रा दिख जाए, किसी शब्द में अ औ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। संस्कृत वाले अवनीश सर आपको बताएंगे वृद्धि रेच बताएंगे, क्या बताएंगे, वृद्धि रेच बताएंगे। वृद्धि रेच का मतलब जैसे हमने कहा महेश्वर, हमने कह दिया, क्या कहा, हमने कहा महोषध कह दिया, हमने कहा महौषध, तो यहां पर क्या है, वृद्धि स्वर संधि आपका। या फिर हमने कह दिया महेश्वर कह दिया तो यहां भी आपका क्या है, यहां भी आपका वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि की बात किया, ध्यान रखेंगे यण स्वर संधि में क्या होता है, इसका सूत्र अवनीश सर बताएंगे आपको, इको यणच होता है। क्या होता है, इको यणच होता है। उसमें हमें ध्यान रखना या व र है ना, और कई जगहों पे ला का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर आपको या व र ल दिख जाए ना तो वहां पे यण स्वर संधि होता है। जैसे कहते अत्यंत कह दिया, क्या कह दिया, अत्यंत कह दिया गया, अत्यल्प कह दिया गया, अत्यल्प कह दिया गया, स्वागत कह दिया गया, तो ऐसे सभी शब्दों में क्या है, आपका यण स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि की जब बात करेंगे तो यहां कहेंगे अकः सवर्णे दीर्घ कहेंगे, क्या कहेंगे, अकः सवर्णे दीर्घा कहेंगे। और अकः सवर्णे दीर्घा का मतलब है कि समान वर्ण आने पर वो आपस में जुड़ करके क्या हो जाते हैं, जब समान वर्ण आता है तो वो आपस में जुड़ करके दीर्घ हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक है ना, अकः सवर्णे दीर्घा यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। विद्यार्थी की बात करेंगे तो इसका विच्छेद कर लेते हैं, विद्या जोड़ अर्थी हो जाएगा, यानी कि विद्या को चाहने वाला। कौन सी विद्या, विद्या का मतलब यहां ज्ञान से है ना, विद्या का मतलब यहां किससे है, विद्या का मतलब यहां ज्ञान से। अगर कोई ज्ञान को चाहता है तो विद्यार्थी कहलाएगा। अब ध्यान ये रखना कि विद्या के अंत में क्या है, विद्या के अंत में मैं एक अलग पेज ले लेता हूं भाई, आप कहेंगे सब समझ नहीं पाए ना। हमने क्या लिया, विद्यार्थी लिया। अब विद्यार्थी में कौन सी संधि, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको विच्छेद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विच्छेद करना पड़ेगा। विच्छेद का मतलब इसको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग होगा, तो देखो जहां से जुड़ा आपको दिख रहा है वहीं से इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। भाई क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, मैं देख रहा हूं लगभग 80-82 लोग लाइव बने हुए हैं और लाइक्स की संख्या बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ाए इसको। हमने कहा जहां से जुड़ा है वहीं से क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। तो विद्यार्थी को तोड़िएगा, 2 हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आपका विद्या है और दूसरा क्या है, अर्थी है। आप कहेंगे सर इसको कैसे तोड़ें, तोड़ना मतलब विच्छेद करना, जहां से जुड़ा है भाई वहीं से टूटेगा। कैसे पहचाने कि जुड़ा कहां से है, तो जब दीर्घ की मात्रा दिख जाए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ की मात्रा दिख जाए तो समझ जाइए कि वहीं से जुड़ा है, और जहां से जुड़ा है वहीं से तोड़ दीजिए। तो एक में क्या है, विद्या, अगर इसको आप देखेंगे तो इसके अंत में क्या है, दीर्घ आ है और इसके शुरुआत में क्या है, लघु आ है। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका दीर्घ आ ही रह जाएगा। ऐसे में ये विद्या और अर्थी को जोड़ करके क्या बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है। और आपका संधि क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत वाले सर माफ कीजिएगा, मैं आप वाला सूत्र प्रयोग कर ले रहा हूं, अकः सवर्णे दीर्घ, ये होता है आपके दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है। जो स्वर संधि होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। विसर्ग वाले को हम लोग हल संधि कहते हैं, और माफ कीजिए व्यंजन वाले को हल कहते हैं, स्वर वाले को अच कहते हैं, व्यंजन वाले को हल कहते हैं, और विसर्ग वाले को तो विसर्ग कहते ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। क्या हो गया भाई, काहे आप लोग लड़ झगड़ रहे हैं आपस में, सर का नाम क्या है, हमारा नाम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, पहले पढ़ लीजिए फिर बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा नाम क्या है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का, कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है, कानन का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची होने का मतलब होता है, पर्यायवाची होने का मतलब है कि आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं
जो वही वाला अर्थ दे, जो मूल शब्द अर्थ दे रहा है वही अर्थ यहां भी दे। तो प्रश्न पूछा है कानन का, है ना, कानन का पर्यायवाची कह रहे वन दिया गया है, विहिप दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, या फिर पुष्प दिया गया है। तो जो पुष्प होता है, पुष्प को हम सुमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमन कहते हैं। भाई किसी का नाम सुमन होगा तो गुस्साइएगा नहीं, है ना, नाराज मत होइएगा, गुस्साइएगा नहीं। और अगर आप भोजपुरी भोजपुरी थोड़ा समझते हैं तो आपसे कहीं खिसियाइएगा नहीं। मैं जब भोजपुरी अगर आप बोलते हैं तो कहेंगे भाई खिसियाइए नहीं, और अगर आप अवधी वगैरह जानते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो फिर आपसे कहेंगे कि गुस्साइए नहीं। गुस्साना और खिसियाना दो मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की शब्दावली है, पर दोनों का अर्थ एक ही है। हमारे यहाँ कहते भाई गुस्साइएगा नहीं, गुस्साना। और अगर आप बिहार से हैं, भोजपुरी इत्यादि का प्रयोग करते तो आपके खिसियाइए नहीं। तो जब पहली बार मैंने सुना तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ खिसियाने मतलब होता है जब कोई लजा जाता है ना, किसी को लाज आ जाती है तो उसको खिसियाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत उत्साह में आए और आपने कहा कि मैं आशीष को उठाकर फेंक दूंगा। आप उत्साह में आकर कह दिए और आशीष को उठाने गए तो उठा नहीं पाए, आशीष ने आपको पटक दिया। तो ऐसे में अब क्या हो जाए, आप खिसिया जाइएगा, लाज आपको आ जाएगी। तो हमारे अवधि में इसको खिसियाना कहते हैं। लेकिन जब मैं बिहार आया तो यहां बार बार प्रयोग किया गया, हे भाई काहे खिसिया रहे हैं। तो मैं सोचूं यार हमारे यहाँ खिसियाने का मतलब ये होता है और यहां तो कोई खिसिया रहा नहीं है। तो मैं अंतर करने में कंफ्यूज हुआ। बाद में पता चला कि भाई खिसियाने का मतलब गुस्साना होता है, बाद में पता चला हमको। बहरहाल पुष्प का क्या होता है? सुमन होता है, और इनमें से कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं। विहिप क्या है? विश्व हिंदू परिषद का ये शॉर्ट फॉर्म है ना। झारखंड से हो तो झारखंड वाले बता दे, अभी मेरी पहुंच झारखंड तक है नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों का अनुभव है, झारखंड का अनुभव है नहीं। झारखंड वाले बता दे भाई अगर वहां कुछ और होता है तो, है ना। तो विहिप जो है विश्व हिंदू परिषद का शॉर्ट फॉर्म है, ये होता नहीं है। लेकिन कानन का मतलब क्या होता है? कानन का जो पर्यायवाची ये वन होता है। तो ऐसे में हमारा जो 13 नंबर का प्रश्न है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। साथी सिंह के पहले बहुत खिसियाते थे सर, अब नहीं। अभी खिसियाना आप किसको कह रहे हैं? मतलब कि यूपी वाली भाषा में खिसियाना कह रहे हैं या फिर बिहार या भोजपुरी वाली भाषा में खिसियाना कह रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ खिसियाना हम अपने अर्थ में देखते हैं, धीरे धीरे करके बाद में हमने सीखा भाई खिसियाने का मतलब क्या हो सकता है। तो आप लोग भी खिसियाइए नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कानन का क्या हो जाएगा? कानन का जो है वो पर्यायवाची आपका वन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये वाक्य विग्रह कहलाएगा। वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। अच्छा, चलिए। तो वाक्य विग्रह क्या होता है? देखो, एक समास विग्रह होता है, एक क्या होता है? समास विग्रह होता है। तो जो समास विग्रह होता है इसका मतलब समास के पदों को अलग अलग करना। इसका अर्थ क्या होता है? समास के पदों को अलग अलग करना। अच्छा ये बताओ, कल 5 बजे कितने लोग आएंगे? आप में से कितने लोग कल शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे? जरा एक बार सब लोग कमेंट करो, देखो मैं उपस्थिति की कौन कौन जो है कल शाम को 5 बजे हमारे इस सेशन के साथ जुड़ेगा। आप में से कौन कौन है जो शाम को 5 बजे हमारे साथ कल जुड़ेगा? आज का तो हमारा आपका साथ समाप्त हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे या 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन कल कौन कौन जुड़ेगा आप में से? आप लोग ये बता सकते हैं मुझे। तो समास विग्रह पूछेगा तो समास के पदों को क्या करना? अलग अलग करना। अगर संधि विच्छेद पूछेगा, क्या पूछेगा? संधि विच्छेद पूछेगा तो संधि विच्छेद का मतलब है कि भाई जो संधि हुए वर्ण है उनको क्या करना? अलग अलग करना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। जब वर्ण विच्छेद कहेगा तो वर्ण विच्छेद का मतलब कि जो वर्ण है उसको भी अलग अलग करना। जैसे लिखा गया कमल, लिखा गया, क्या लिखा गया? कमल लिखा गया है। अब आपसे कह दिए कमल का वर्ण विच्छेद कीजिए, है ना। तो अंतिमा कह रही है कल आएंगे, और रियाज अहमद कह रहे, रौनक कह रहे हैं, पुष्पा कुमारी, जयप्रकाश, सुधा रानी, रूही, अर्चना देवी, प्राची, विवेक पांडे और अंजुल, साथी, सीनम, ये सब लोग कह रहे हैं कि कल आएंगे ये लोग शाम को 5 बजे।
प्रणमजीत हैं और पारुल, दुर्गा जी, नहीं 30 प्रश्न डेली कराने का मतलब फिर व्याख्या कम हो जाएगी ना, व्याख्या कम हो जाएगी। प्रियदर्शनी, मनीषा, अंजलि, मौसमी और रुचि प्रजापति। ये भाई जो हिंदुस्तानी करके है ना, आप अपना नाम बदल लीजिए। मैं अपनी क्लास में ऐसे इधर उधर के नाम, उल्टे सीधे वाले नाम नहीं लेता हूँ, है ना। माता पिता ने जो नाम लिखा है, जब वही कमेंट में दिखता है तभी मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। तो कल आपको मतलब दुख ना हो कि आपका नाम नहीं पढ़े, आप बार बार कमेंट करें, इसलिए आपको सुझाव है कि अपने नाम की आईडी बदल लीजिए, ठीक है। हाँ, सतीश श्रीवास्तव, विवेक पांडे। चलिए आइए प्रश्न पर आते हैं। तो वाक्य विग्रह का मतलब होता है भाई वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। लेकिन वाक्य विग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो ऐसे में हमारा जो 14 नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कल्पना मिश्रा भी कह रही हैं कल की क्लास ये भी अटेंड करेंगे। 15 नंबर प्रश्न का, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये अच्छा सा प्रश्न है, मुझे अच्छा लगता है इस काव्य पंक्ति को पढ़ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्तावण जोगी। पूरी ये लाइन है और इसमें आपसे पूछा गया, इसमें आपसे अलंकार पूछा गया। क्या पूछा गया है? अलंकार पूछा गया है। कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्तावण जोगी। मतलब किसी ऐसे के विषय में कहा जाए जो बिना पैर के चलता है, बिनु पग चले बिना पैर के चलता है, और का हाथ के बिना। कर का मतलब क्या होता है? यहां देखो, पग का मतलब यहां पर पैर से है, किससे है? पैर से है। कर का मतलब यहां पर किससे है? हाथ से है। और कर्म का मतलब काम से है। और नाना का मतलब अनेक प्रकार, है ना। नाना का मतलब अनेक प्रकार है। तो कहना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद का मतलब मुख होता है। तो आगे की पंक्ति इसमें जो कि नहीं लिखा गया लेकिन मैं पढ़ देता हूं कि आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी कि बिना मुख के वो सभी प्रकार के रसों का आनंद लेता है और उसके पास आवाज नहीं है तब भी वो बहुत बड़ा वक्ता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेसिकली इसमें अलंकार कौन सा है? देखो यहां क्या है, यहां पे विभावना अलंकार है दिए गए प्रश्न में। क्या है? विभावना अलंकार है। विभावना क्या होता है? विभावना का मतलब होता है कि जब कारण के बिना कार्य का होना बताया जाए। क्लास ये डेली शाम को 5 बजे होती है, मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूं, कल भी मिलेगा। इसी चैनल को आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब मैं आऊं तो आप सबको लाइव देखने को लिए मिल जाए। विलंब बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम समय नहीं लेते हैं, तुरंत ही क्लास को हम स्टार्ट करते, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है साथी, इसका बोर्ड पीडीएफ आपको अभी तुरंत क्लास खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिस एकेडमी पर आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आप इसका बोर्ड पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाएं, तुरंत जुड़ जाए बिना विलंब किए हुए। मैं चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम जो है वो टेलीग्राम चैनल द ऑफिस एकेडमी का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, जिससे हमारे विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो और तुरंत वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपकी सुविधा के लिए इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम जो हमारा ये बोर्ड पीडीएफ जाता है, इसको हम कंप्रेस करके कम एमबी का कर देते हैं, 1-1.5 एमबी का रहेगा और जिसको आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप सबके लिए डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये चाहते हैं कि बचा रहे, तो 1-1.5 एमबी में पूरा का पूरा आपको जो है ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। शाम को 5 बजे बिल्कुल मैं आप सबके बीच में आता हूं। बहरहाल जब विभावना अलंकार की बात करें तो हमने कहा कारण के बिना कार्य का होना बताया जाए। क्या बताया जाए? कारण के बिना कार्य का होना बताया जाए, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है मेरे भाई, अभी कहीं नहीं जाना, मैं प्रश्न तो पूरा कर लूं, थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि कई बार क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार आप सभी को देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अतिशयोक्ति। तो बच्चे क्या है कि जब इसको देखते हैं ना तो देखते ही इसमें अतिशयोक्ति लगा जाते हैं, कई बार, है ना, कई बार इसमें अतिशयोक्ति लगा देते हैं। पर समझिए अतिशयोक्ति जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें कारण रहता है तभी कार्य का होना बताया जाता है। उसमें क्या है कि किसी बात को लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है।
उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी बात को लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, पर बात इतनी सी कि उसमें कोई ना कोई कारण तो होता है। जैसे कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ये होता है, ये आपका अतिशयोक्ति होता है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये क्या है, यह आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन बात क्या होता है कि अतिशयोक्ति में कारण होता है तो कार्य का होना बताया जाता है, लेकिन वहां कार्य को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि लोक मर्यादा से बढ़ जाए। जैसे कहा गया कि एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बिया, ऐसा संभव है? ये अवधि वाले समझिए, हमारे यहाँ कहावत चलता है, कहीं एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बिया। कहीं कैसे भैया, कह रहे बियाह में अपने 3 लाख पाए और उनके पिताजी गांव भर में चिल्ला चिल्ला के हाथ बैठे कि वो अपने बियाह में 10 लाख पाए हैं। तो 3 लाख पाए रहे, 10 लाख बताए कितना, 3 लाख पाए रहे हो, बताए कितना, 10 लाख बताए। तो ये वाली समस्या है। समस्या की बात यह है कि पाए 3 लाख रहे, लेकिन बताए कितना, 10 लाख बताए। लेकिन ध्यान ही दियो कि 3 लाख की बात थी, मतलब कारण था, तभी तो उसको बढ़ाया गया। तो कहीं एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बिया, ये वाली बात जब होती है तो इसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। देयर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपरबोल एंड विभावना, इन दोनों में क्या है, अंतर है। विभावना में क्या होता है कि कारण ही नहीं होता, वैसे ही ब्याह में कुछ नहीं मिला, मतलब ब्याह नहीं है उनके ब्याह नहीं हुआ, कहीं उनके 4 लड़के बांटे, ऐसा संभव नहीं हुआ है कि है संभव कि बिना ब्याह क्यों 4 लड़के हो जाए ना। अगर ऐसा कहा जाए तो विभावना, लेकिन पता चला ब्याह बा, एक लड़का बा, एक लड़का 10 लड़का कह दो तो बात ठीक है, बहुत बढ़ाए चढ़ा के कहीं ना, अरे यार उनके 2 साल में 10 लड़के हो गए तो क्या हो जाए, विभावना हो जाए। बहरहाल हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हमारी आपकी मुलाकात प्रतिदिन शाम को 5 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी मैं देखूंगा वीडियो एंड होने के बाद कि कितने विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है इस क्लास को चलते हुए, ठीक है ना। तो जो भी लोग नए हैं पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिस एकेडमी के साथ जुड़ जाए। और हाँ, ऐसे ही शानदार थ्योरी की क्लास प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे 2 रुपए के बैच के साथ जुड़ना मत भूलिए। देखो अभी मैं कह रहा हूं तो जुड़ जाओ, नहीं बाद में हो सकता है क्या कि 2 रुपए का बैच ये 2000 में मिलने लग जाए आपको, ठीक है ना। तो इससे पहले कि का वर्खा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनका पछताने, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा कुछ ना हो जाए कि समय निकल जाए उसके बाद आप कहिए कि सर अब तो महंगा हो गया, सस्ता करवा दीजिए। तो 2 रुपए में जब मिल रहा है तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो पता चले कि वही होगा कि का वर्खा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनका पछताने, आप हाथ मलते रह जाएंगे, शिकारी हाथ मलता रह गया और चिड़िया फुर्र से निकल जाएगा। फिलहाल आज के सत्र में हमारा आपका साथ यहीं तक था। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।